नमस्कार। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो भारत के नक्शे के किनारों की कहानी कहते हैं। एक तरफ हमारे विशाल तटीय मैदानों की पूरी जानकारी है और दूसरी तरफ समुद्र में बिखरे हमारे द्वीप समूहों का पूरा लेखा-जोखा। तो आज का हमारा मिशन है इन दस्तावेजों से भारत की भौगोलिक विविधता की उस कहानी को निकालना जो अक्सर नक्शों में छिपी रह जाती है। ये मैदान और द्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये कैसे बने, इनकी खासियत क्या है और आज ये हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये दो अलग-अलग कहानियां नहीं हैं। ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं, जिसे लाखों सालों से समुद्र, नदियां, ज्वालामुखी और आप मानेंगे नहीं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव मिलकर लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये देखना आकर्षक होगा कि कैसे जमीन का समुद्र में डूबना और नदियों का समुद्र में नई जमीन बनाना दोनों एक साथ भारत को आकार दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैदानों से शुरू करते हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर, मतलब पश्चिम और पूर्व में, तटीय मैदानों की एक पट्टी है। पहली नजर में तो ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके बनने की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या है वो बुनियादी अंतर? देखिए, यहाँ भूविज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। पश्चिमी तटीय मैदान, जैसा कि इन नोटों में साफ लिखा है, जमीन के समुद्र में धंसने या कह सकते हैं जलमग्न होने से बना है। धंसने से? अच्छा। जी। नतीजा, ये एक संकरा, कटा-फटा और गहरा तट है। और इसके ठीक उलट पूर्वी तटीय मैदान वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से बना है। मतलब ये एक उभरता हुआ तट है। उभरता हुआ तट? हाँ, इसीलिए ज्यादा चौड़ा, समतल और उपजाऊ है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब पश्चिमी तट की कहानी जमीन के घटने की है और पूर्वी तट की कहानी जमीन के बढ़ने की। तो अगर पश्चिमी तट धंसा हुआ है तो इसका कोई प्रैक्टिकल असर भी हुआ होगा। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जमीन के धंसने की वजह से ही पश्चिमी तट पर कई प्राकृतिक और गहरे बंदरगाह बने। आप सोचिए, मुंबई, कोच्चि, मंगलौर जैसे बड़े बंदरगाहों का अस्तित्व वो इसी भूवैज्ञानिक घटना की देन है। अच्छा। इसने सदियों से भारत को समुद्री व्यापार में एक रणनीतिक बढ़त दी है। पूर्वी तट पर क्योंकि वो नदियों द्वारा बनाया गया है, ऐसे प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम हैं। वाह! मतलब मुंबई का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनना सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भूगोल ने तय किया था। चलिए, इस पश्चिमी तट पर थोड़ा और नीचे चलते हैं। दस्तावेजों में इसके 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं: गुजरात का काठियावाड़, फिर कोंकण और सबसे नीचे मालाबार। क्या इनमें भी कोई खास फर्क है? हाँ, ये तीनों हिस्से एक ही तट पर होकर भी 3 अलग दुनिया जैसे हैं। गुजरात का काठियावाड़ तट, जहां आपको काली मिट्टी मिलती है, जो दक्कन के पठार के पुराने लावा बहाव का नतीजा है। अच्छा, रेगुर मिट्टी। हाँ। जी, जो कपास की खेती के लिए मशहूर है। फिर आप दक्षिण में आते हैं, मुंबई से गोवा तक फैले कोंकण तट पर। जी। ये चट्टानी है, कटा-फटा है, व्यापारियों का स्वर्ग। और फिर आता है मालाबार तट, जो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। मालाबार तट, हाँ, यहाँ एक बहुत ही अनोखा शब्द इस्तेमाल हुआ है, कयाल। ये क्या चीज़ है और ये सिर्फ मालाबार तट पर ही क्यों मिलते हैं? कयाल को आम भाषा में बैकवाटर्स कहते हैं, पर यह शब्द उनकी पूरी कहानी नहीं बताता। आप कल्पना कीजिए कि लाखों सालों तक समुद्र की लहरें तट पर रेत जमा करती रहीं, जिससे समुद्र के समानांतर रेत की लंबी लंबी दीवारें जैसी बन गई। इन दीवारों ने अपने पीछे समुद्र और नदियों के पानी को कैद कर लिया। इसी शांत खारे पानी के विशाल नेटवर्क को कयाल कहते हैं। वाह! ये एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलता है। कमाल है। मतलब जिन हाउस बोट्स के लिए केरल इतना मशहूर है, वो असल में इसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के बनाए हुए जलाशयों में चलती हैं। एक पूरी पर्यटन इंडस्ट्री रेत की इन दीवारों पर टिकी है। ठीक समझे, ये प्रकृति और संस्कृति के जुड़ाव का बेहतरीन उदाहरण है। तो पश्चिमी तट की कहानी जमीन के डूबने और व्यापार की है। अब अगर हम प्रायद्वीप के दूसरी ओर चलें तो पूर्वी तट की कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वहां नदियां नई जमीन बना रही हैं। हाँ, पूर्वी तट की कहानी निर्माण की है। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ अरबों टन मिट्टी बहाकर लाती हैं और समुद्र में जमा कर देती हैं।
डेल्टा बनते हैं। जी, इसी से विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनते हैं। यही वजह है कि ये मैदान पश्चिमी तट की तुलना में कहीं ज्यादा चौड़ा है और यहाँ चावल और दूसरी फसलों की जबरदस्त खेती होती है। लेकिन अगर नदियां लगातार नई जमीन बना रही हैं, तो क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या ये इलाका ज्यादा अस्थिर है बाढ़ और नदियों के रास्ता बदलने के लिहाज से? क्या उपजाऊ होने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो ये डेल्टा क्षेत्र बेहद उपजाऊ है, जिससे यहाँ आबादी बहुत घनी है। लेकिन दूसरी तरफ ये बाढ़ के प्रति बहुत संवेदनशील भी हैं। सही। नदियों का रास्ता बदलना, चक्रवाती तूफान और समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी का सबसे पहला और सबसे ज्यादा असर इन्हीं इलाकों पर पड़ता है। तो यहाँ उर्वरता और भेद्यता दोनों साथ साथ चलते हैं। समझ गया। इन दस्तावेजों में पूर्वी तट को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर में उत्तरी सरकार या उत्कल तट और दक्षिण में कोरोमंडल तट। जी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के उत्तर का हिस्सा उत्तरी सरकार कहलाता है और दक्षिण में तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक फैला तट कोरोमंडल तट है। और इसकी एक और खासियत है जो इसे बाकी भारत से अलग करती है। वो क्या? यहाँ सर्दियों में लौटते हुए मानसून से भारी बारिश होती है। जब पूरा देश शुष्क मौसम का अनुभव कर रहा होता है, तब कोरोमंडल तट पर घनघोर वर्षा होती है। और यहाँ कोल्लेरू और पुलिकट जैसी बड़ी झीलों का भी जिक्र है। ये भी क्या डेल्टा बनाने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है? हाँ, ये झीलें तटीय इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ताज़े और खारे पानी का संगम होती हैं, जो जैव विविधता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मछली पालन, सिंचाई और प्रवासी पक्षियों के लिए एक अहम ठिकाना है। ये डेल्टा की जीवन रेखा की तरह है। तो ये मैदान चाहे डूबकर बने हों या उभरकर मुख्य भूमि से जुड़े हैं। लेकिन अब अगर हम मुख्य भूमि को पूरी तरह पीछे छोड़ दें तो दस्तावेज हमें भारत के द्वीप समूहों की ओर ले जाते हैं, जहां भूविज्ञान के नियम ही अलग हैं और संख्या बताई गई है 572 द्वीप। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इन दोनों प्रमुख द्वीप समूहों के बनने का तरीका है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप, ये दोनों जैसे आग और पानी से बने हैं। बिल्कुल अलग। आग और पानी, ये तो सुनने में बहुत नाटकी लग रहा है। चलिए अंडमान निकोबार से शुरू करते हैं। इन्हें आग से बना हुआ क्यों कहेंगे? क्योंकि ये असल में समुद्र में डूबी हुई एक विशाल पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। यह वही पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार में अराकान योमा कहलाती है और यह हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अच्छा। ये पूरी श्रृंखला भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से बनी है, जो एक बहुत ही हिंसक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अरे वाह! तो ये द्वीप असल में हिमालय के ही दूर के रिश्तेदार हुए। और अगर ये इतनी हिंसक प्रक्रिया से बने हैं, तो क्या इसका कोई सबूत आज भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, वो यहीं अंडमान में है। उसका होना इस बात का जीता जागता सबूत है कि जमीन के नीचे आज भी हलचल जारी है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का नक्शा अभी भी बन रहा है, ये स्थिर नहीं है। ये तो अद्भुत है। इन दस्तावेजों में कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल और कुछ द्वीपों के नाम बदलना। हाँ, ये जगह भूवैज्ञानिक रूप से जितनी सक्रिय है, ऐतिहासिक रूप से भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। सेल्यूलर जेल हमें स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की याद दिलाती है और हाल ही में कुछ द्वीपों के नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखना उसी इतिहास को सम्मान देना है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी यहीं ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। हाँ, जो 2004 की सुनामी में काफी प्रभावित हुआ था। यहाँ एक 10 डिग्री चैनल का भी उल्लेख है। ये चैनल क्या होते हैं और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? चैनल असल में दो बड़े भूभागों को अलग करने वाला एक चौड़ा समुद्री रास्ता होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो अंडमान की कहानी आग, टक्कर और इतिहास की है। अब अरब सागर की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप, आपने कहा था कि इनकी कहानी पानी की है। ये अंडमान से इतने अलग कैसे हैं? जहां अंडमान की नींव ज्वालामुखी और चट्टानों पर रखी गई है, वहीं लक्षद्वीप की नींव करोड़ों सूक्ष्म समुद्री जीवों ने रखी है। ये प्रवाल या मूंगा, जिसे कोरल कहते हैं, उन जीवों के कंकालों से बने हैं। इनकी बनने की प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है।
मुझे हमेशा लगता था कि ये बस मूंगे की चट्टानें हैं। इसके पीछे भी कोई प्रक्रिया है? बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, लाखों साल पहले समुद्र में कोई ज्वालामुखी रहा होगा। उसके किनारों पर मूंगा पनपना शुरू हुआ। धीरे धीरे लाखों सालों में वो ज्वालामुखी ठंडा होकर वापस समुद्र में डूबने लगा। लेकिन मूंगा, जिसे जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, वो ऊपर की ओर बढ़ता रहा। अच्छा, ऊपर की तरफ ग्रो करता रहा। जी। आखिरकार ज्वालामुखी पूरी तरह डूब गया और सतह पर सिर्फ मूंगे का बनाया हुआ एक रिंग के आकार का द्वीप रह गया, जिसके बीच में एक शांत झील यानी लगून होती है। इसी को एटॉल कहते हैं। लक्षद्वीप के ज्यादातर द्वीप ऐसे ही बने हैं। अविश्वसनीय। मतलब लक्षद्वीप का हर एक द्वीप एक प्राचीन डूबे हुए ज्वालामुखी का भूत है, जिसे जीवन ने एक नया रूप दे दिया है। क्या खूब कहा आपने, एक डूबे हुए ज्वालामुखी का भूत, बिल्कुल यही है। इसीलिए ये द्वीप बहुत नीचे हैं और समुद्र तल से कुछ ही मीटर ऊंचे हैं। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 11 पर ही इंसान रहते हैं। इसकी राजधानी कवारत्ती है और यहाँ भी 8, 9 और 11 डिग्री चैनल हैं, जो अलग-अलग द्वीप समूहों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इन नोटों में एक और दिलचस्प बात है। पिटली द्वीप नाम की एक जगह है जहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन वहां एक पक्षी अभयारण्य है। ये इन द्वीपों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को दिखाता है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये जैव विविधता के खजाने हैं। इनकी मूंगे की चट्टानें अनगिनत समुद्री जीवों का घर हैं। इसीलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं। इन दस्तावेजों के अंत में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि ऐतिहासिक काल में भी जमीन के डूबने की घटनाएं हुई हैं, जैसे द्वारका और मुंबई के पास। हाँ, और ये हमें वापस उसी बात पे ले आता है जिससे हमने शुरू किया था। भूगोल स्थिर नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। द्वारिका का जलमग्न होना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, उसके पुरातात्विक सबूत भी मिले हैं। ये हमें याद दिलाता है कि तट रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से भारत के किनारों की एक जीती जागती तस्वीर उभरती है। एक तरफ नदियों द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान हैं जो जीवन देते हैं, तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी और मूंगे से बने द्वीप, जिनकी अपनी अलग ही दुनिया है। हर किसी की अपनी कहानी और अपना महत्व है। बिल्कुल। हमने आज उन भूवैज्ञानिक शक्तियों की बात की जिन्होंने हजारों लाखों सालों में भारत की तटरेखा को गढ़ा है, पर ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह अतीत में द्वारिका जैसी जगहें जलमग्न हुईं, वैसे ही आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्र स्तर एक सच्चाई है, इन तटीय मैदानों और खासकर लक्षद्वीप जैसे निचले द्वीपों का भविष्य क्या होगा? इनकी भूवैज्ञानिक कहानी आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की पीढ़ियों को खोजना होगा।